नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से तबाही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 70 लोगों का रेस्क्यू, 10 लोगों की मौत। राहत बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन। 3 राज्यों के राज्यपाल रहे। उनके कार्यकाल में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 आज ही के दिन हटा। एनडीए संसदीय दल की बैठक। पीएम ने कांग्रेस विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले, हमें सेना के इस गौरव को सबको बताना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पे चर्चा। 2025 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित। एक महीने में 3.53 करोड़ लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। संसद परिसर में प्रियंका गांधी का बयान। जज तय नहीं करेंगे कौन सच्चा भारतीय। सेना पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राहुल सच्चे भारतीय होते तो ऐसा ना करते। लैंड फॉर जॉब केस में कोर्ट ले सकता है बड़ा फैसला। अदालत तय करेगी। आरोप तय करने पर फैसला। लालू समेत अन्य पर लगे गंभीर आरोप। पुराने घोटाले में नए मोड़ की तैयारी। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से, जहां आंध्र प्रदेश के दौरे को तत्काल निरस्त करते हुए सीएम धामी ने मंगलवार शाम को सीधे देहरादून आईटी पार्क स्थित आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर धराली उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। मुख्यमंत्री ने राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए एक एक व्यक्ति की जान अमूल्य है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी सहित संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित टीमों को प्रभावी समन्वय के साथ राहत कार्यों को तत्परता से संपादित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया तथा स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। एसडीआरएफ, आईटीबीपी व अन्य राहत एजेंसियों ने मिलकर लगभग 130 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उन्होंने संचार व्यवस्था को भी मंगलवार रात्रि में ही बहाल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि बुधवार सुबह ही विभिन्न विभागों के सचिव की टीम भी धराली हरसिल के लिए रवाना हो जाएगी। देखिए, आई आपदा के कारण मलबा काफ़ी ज़्यादा आ गया है और वहाँ पर बचाव के काम तेज़ी से चल रहे हैं। वहाँ पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से ये बचाव का काम वहाँ पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में है, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है। लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। नेताला के पास कुछ रोड खराब हो गया था। मौसम बड़ी चुनौती है इस समय भी, वहाँ पर बारिश हो रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सभी प्रकार की अभी यहाँ समीक्षा की है। स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर डॉक्टरों की तैनाती कर रहा है, दवाइयों की वहाँ पर तत्काल व्यवस्था कर रहा है, भोजन इत्यादि की व्यवस्था हो रही है और राशन वहाँ पर पहुँचे इसके लिए जिला पूर्ति अधिकारी, पुलिस विभाग ने लगभग 160 पुलिस के लोगों को 10 सीनियर अधिकारी और 3 एसपी रैंक के अधिकारी वहाँ नियुक्त किए हैं। 3 नोडल अधिकारी यहाँ से भी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से गृह सचिव शैलेश बगोली को इसके पूरे समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। आशीष चौहान पूरे जो हेली सेवाएं इत्यादि संचालित होंगी उन सब व्यवस्थाओं को संभालेंगे और जो रोड इत्यादि बनानी है उसके लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हमारे सचिव, सिंचाई विभाग के, चूँकि वहाँ पर एक झील भी बन गई है जिससे हालांकि पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने लगा है, उसको भी डिस्चार्ज करना है। ऐसे सभी व्यवस्थाएं तत्काल पहुँचे। एक एक व्यक्ति की जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक को बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आपदा तो प्राकृतिक है लेकिन उसका क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, वही हमारा एक मंत्र भी है। उसी मंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हर तरीके से केंद्र सरकार की मदद होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रयास है कि कल सभी प्रकार की जो है सेवाएं वहाँ पर सुचारू रूप से हों। बिजली विभाग और ऊर्जा हमारा उत्तराखंड जल विद्युत निगम दोनों मिलकर जो वहाँ पर अभी बिजली को रिस्टोर करना भी हमारी प्राथमिकता है। आज रात तक वो हो जाएगा। इसके साथ साथ टावर भी वहाँ पर जो इससे प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से कनेक्टिविटी की, फोन इत्यादि की
जो इंटरनेट सुविधाएं हैं वहाँ पर बाधित हुई हैं, उसको भी हम लोग तत्काल कर रहे हैं। और भी जैसा यथाकाल देश परिस्थिति और मुआवजे इत्यादि जो भी जिन लोगों को भी जिन लोगों के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। वहाँ पर पोस्टमार्टम इत्यादि अन्य जो हताहत हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी जो भी अन्य व्यवस्थाएं होनी है वो सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। सर अभी तक की अभी तक कितनी कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई है, कितने लोग फंसे हुए हैं और गंगोत्री में जो लोग फंसे उनको निकालने की व्यवस्था? अभी तक 70 लोगों को हमारे गांव से वहां से उस नगर से निकाला गया है और सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है। सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर सेना और ITBP और SDRF के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकालना। सर फिलहाल यात्रा को लेकर डिसीजन जो गंगोत्री रूट है या उस वहाँ पर यात्रा को नहीं, कल हमने वहाँ पर स्कूल इत्यादि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर हमने कहा है कि सभी सेवाएं वहाँ पर जो है सरकारी रूप से उनको अभी बंद किया जाएगा और जब तक सभी स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक जो है इमरजेंसी सेवाएं वहाँ पर चलेंगी। आप खुद भी दौरा करने वाले हैं? हाँ, मैं 2 दिन वहाँ दौरा करूँगा। मैं कल वहाँ से रहूँगा क्योंकि मौसम जैसा होगा। सेना से भी हमने हेल्प मांगी है कि MI हेलीकॉप्टर हमको मिल जाएंगे तो कुछ राशन पैकेट इत्यादि हम वहाँ पर लोगों को डालेंगे, ड्रॉप करेंगे और जिन लोगों को रेस्क्यू करना होगा उनको रेस्क्यू भी। सर एक पिक्चर गई है पूरी, यहाँ जिस तरह आज आपदा आई पूरे देश भर में तस्वीर गई है, आप जो देश भर में लोग हैं देख रहे हैं उनको क्या भरोसा? नहीं, हम सभी को आश्वस्त करते हैं कि हम हर प्रकार से, क्योंकि हमको हर वर्ष आपदा का किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। बड़ी आपदाएं यहाँ आती हैं। अभी जैसे बादल फटने के रूप में ये आपदा आई है हरसिल के पास। इससे पहले जो है कहीं लैंडस्लाइड के रूप में आती है, कहीं अतिवृष्टि के रूप में आती है, कभी हिमस्खलन के रूप में आती है। इसलिए हमारा क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम हो, उस पर हमारा पूरा ध्यान रहता है। वही हम कर रहे हैं। लगातार हमने यहाँ पर हर एक विभाग की कौन सा विभाग कितनी तेज गति से लोगों को सहायता कर रहा है। सर धराली में आपकी किसी से वार्ता हुई है? हाँ, धराली में मैंने SDRF के वहाँ से जो लोग लगे हुए हैं उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि हम लोग सबको सुरक्षित स्थानों पर जो भी मिल रहे हैं उनको निकाल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से तबाही जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश से SDRF की एक टीम को उत्तरकाशी धराली में रेस्क्यू के लिए रवाना किया गया। वहीं बारिश के चलते ऋषिकेश में भी नदी नाले उफान पर है। गंगा का जलस्तर निरंतर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। एहतियातन पुलिस प्रशासन, पुलिस के जवान, SDRF ने मोर्चा संभाल रखा है। गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं को जाने से रोका जा रहा है। वहीं भागा नदी सहित तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, जिससे लक्सर और खानपुर के कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नीलधारा गंगा अपने रौद्र रूप में बह रही है और किसी भी वक्त खानपुर विधानसभा क्षेत्र के रिहायशी इलाकों की ओर अपना रुख कर सकती है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिससे पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में नदी नाले उफान पर हैं। किसानों को चारे की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खानपुर विधानसभा के करीब 40 गाँव बाढ़ के खतरे की जद में है। के न्यूज इंडिया संवाददाता रामगोपाल सैनी ने ग्राउंड रिपोर्ट में बताया कि स्थानीय लोग जलस्तर बढ़ने को लेकर चिंतित है और प्रशासन सतर्क है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश यानी कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जो पानी है कहीं ना कहीं गंगा नदी का, वो इस समय किसानों के खेतों की तरफ रुक कर गया है और लगातार जो गंगा नदी है वो डेंजर लेवल के करीब बह रही है। यानी कि मैं इस समय लक्सर के बालावाली नीलधारा गंगा पर मौजूद हूँ। मैं कैमरामैन दिखाएंगे, ये वो गंगा नदी है जो कहीं ना कहीं यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से लगती है और लक्सर और खानपुर के 40 से अधिक ऐसे गांव हैं जो बाढ़ प्रभावित है, यानी कि बाढ़ जैसे हालातों को यहाँ के लोग झेलते हैं। लगातार इसी तरीके से कई दिनों से बारिश के कारण जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सतर। कहाँ के रहने वाले हो आप? डुमनपुरी। वहाँ का तो तटबंध टूटा हुआ है। हाँ, 5 किलोमीटर टूटा है आदि। अच्छा, यो सब पानी जंगल में घुस गया, फसल में नष्ट होगी, फसल हो जाएगी। अच्छा, और गांव में ही बढ़ सका। फिर पानी आज तक कोई बांध नहीं बंधा इसका। क्या कर्मचारी कोई अधिकारी, कोई शासन का कोई अधिकारी नहीं आया? ना कोई नहीं आया। तो कह रहे कि मरम्मत का कार्य शुरू हो रहा ना भी नहीं कुछ भी आया, तो वैसे ही पड़ा दियो। तो वैसे ही पड़ा।
कब टूटा था ये तटबंध? 2013 में टूटा था जी। अच्छा, तब से लेकर उसके बाद कोई काम नहीं हुआ इसमें। अच्छा, तब से ऐसे ही जी। तो ये गंगा का पानी ज्यादा फ्लड आता है तो उस समय तो उस समय यहाँ की फसलें भी नष्ट हो जाती हैं और काफी नुकसान, यानी कि घास भी नहीं कर पाते, पशुओं के लिए चारे के लिए चारा भी नहीं मिलता जी। तो अभी तो जिस तरीके से पानी में देख रहा हूँ गंगा का ये तो भर किसानों के सबके खेतों में सबकी फसलें खत्म भी होगी, कुछ की फसलें। पानी कम नहीं हुआ तो फिर पानी का जो रुख है वो रिहायशी इलाकों में, हाँ जी, सारा में फैल गए। प्रशासन ने कोई चेतावनी चाहिए? चेतावनी कुछ नहीं है जी, इधर कोई सुविधा नहीं है फिलहाल। अभी कोई सुविधा नहीं है, यानी कि प्रशासन हालांकि दावे कर रहा है कि तमाम जो 4 बाढ़ राहत चौकियां जो बनाई गई हैं वो उनको जो कर्मचारी हैं वो अलर्ट कर दिए गए हैं और आपदा जैसे तमाम जो उपकरण हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। इसी को लेकर के प्रशासन जो है दावे कर रहा है कि जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी है और आज प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उसको देखते हुए तमाम जो आपदा से संबंधित उपकरण है उनको अलर्ट रखा गया है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। बढ़ेगी अगली खबर की और खबर इसी के से, जहां त्रिवेणी घाट पर गंगा नदी में नहा रहा एक 9वीं का छात्र तेज बहाव में बहने लगा। जल पुलिस और आपदा राहत दल की टीम ने युवक को करीब 150 मीटर दूर बहते हुए देखा और तुरंत बचाने के लिए नदी में कूद पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद जल पुलिस ने छात्र को सकुशल गंगा से बाहर निकाला। छात्र मुनि की रेती का रहने वाला है और नहाते समय तेज धारा में बह गया था। घटना में युवक को किसी तरह कोई नुकसान नहीं हुआ। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां काठ गोदाम थाना क्षेत्र में एक 10 वर्षीय मासूम की बेरहमी से कई टुकड़ों में काटकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि यही नहीं, हत्या करने के बाद स्वयं को बचाने के लिए आरोपियों ने शव को जमीन में गाड़कर ठिकाने भी लगा दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही एक युवक को हिरासत में लिया है। काठ गोदाम थाना क्षेत्र के गौला पार के पश्चिम खेड़ा में खूब करण मौर्य अपने परिवार के साथ रह रहे थे, जो मूल रूप से यूपी के बरेली के रहने वाले हैं। परिवार के मुखिया के मुताबिक 10 वर्षीय मासूम अमित मौर्य अपने पिता के साथ रहकर कक्षा 5 में पढ़ाई कर रहा था। पिता के कहने पर सोमवार को दोपहर के समय बच्चा कोल्ड ड्रिंक लेने बाजार गया था, लेकिन लौटकर घर नहीं आया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों के बयान लिए और आसपास CCTV फुटेज भी खंगाली, जिसमें बच्चा किसी युवक के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पुलिस ने एक युवक से पूछताछ करते हुए जाँच के लिए डॉग स्क्वाड की टीम का सहयोग लिया। पुलिस टीम जाँच के दौरान बगीचे में एक स्थान पर खुदाई करवाई। पुलिस ने 2 बच्चे का शव बरामद हुआ। इसकी बात है, घर से आया था दुकान पे कोल्ड ड्रिंक लेने, तो ये हम गेट पे थे, काम हो रहा था। ये कह रहा था हम पापा वो कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहे हैं, तो हमने भी वो उनने मंगाई थी, जो बिल्डिंग वाले थे उनने 50 का नोट दिया और वो फिर आया। फिर थोड़ी 1 बजे की बात है, फिर हमने कहीं बहुत देर लग गई, वही पैसे गिर गए होंगे, नहीं आया। फिर हमने ढूंढना चालू कर दिया। फिर हमने अपने मालिक को फ़ोन करा था, राजेश जोशी को। फिर उनने कही थी थाने जाओ, थाने रिपोर्ट करवाओ। इतना टाइम हो गया, 3 बजे की बात है। घटना है, पहली बार ऐसी घटना देखने को मिल रही है हमें भी। और कल करीब दोपहर 12 बजे से लड़का गायब था, 11 साल का अमित मौर्य नाम का है। पर बड़ा दुखी विषय है, आज उसकी बॉडी हमें यहाँ पर मिली है। पुलिस द्वारा जब खोजबीन, ग्रामीण द्वारा जब खोजबीन की गई तो उस बॉडी को कट्टे में डालकर गड्ढे में डाल रखा है। तो बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसी दुर्घटना हम देखने को मिल रही है। तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। खेड़ा क्षेत्र, काठगोदाम थाना क्षेत्र में वहाँ पे एक बच्चे की बॉडी मिलने की सूचना है। ये बॉडी रिकवर की गई है। तो अभी जो आगे की कार्रवाई है, अभी मैं इतना कह सकता हूँ, आगे की कार्रवाई चल रही है और हमारे ट्रैकर डॉग्स और जो हमारी टीमें हैं वो लगी हुई हैं। तो बहुत जल्द हम इस पूरी घटना का अनावरण करेंगे। इतना पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अभी कुछ नहीं कह सकता, तो अभी फिलहाल थोड़ा सा अब हमें वक्त दें, बहुत जल्द इसका अनावरण करेंगे। हरिद्वार में तहसील सभागार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित तहसील दिवस में जनता ने 40 से अधिक शिकायतें दर्ज कराई। अवैध कब्जा, तालाबों पर अतिक्रमण, बिजली पानी की समस्याएं और राशन कार्ड से जुड़ी प्रमुख परेशानियां सामने आई। जिलाधिकारी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने कई मामलों का मौके पर समाधान किया और बाकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। मयूर दीक्षित ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़ी शिकायतों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जैसा कि शासन के निर्देश हैं, उसमें उसी क्रम में तहसील हरिद्वार में आज तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद थे। और अभी तक जो हम अभी भी शिकायत करते आ रहे हैं, अभी तक 40 से ऊपर शिकायतें ऑलरेडी आ चुकी हैं।
इसमें जो शिकायतें हैं वो विभिन्न डिपार्टमेंट्स की हैं। इसमें कुछ कब्जे, अवैध कब्जे से रिलेटेड हैं, कुछ तालाब की भूमि पे कब्जे से रिलेटेड है, कुछ पानी से रिलेटेड शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, कुछ बिजली संबंधित है। तो सभी लोगों के जो शिकायतें आई उसमें सामने ही डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शन दिए गए हैं और हम लोग एक सप्ताह में हमने डायरेक्शन दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण हो जाए, कोई भी शिकायतकर्ता को फिर से ना आना पड़े। इसके अतिरिक्त शिकायतों का हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करेंगे ताकि उनको हम रिकॉर्ड भी रख सकें और देख सकें कि इन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हुआ है कि नहीं हुआ है। अगली खबर देहरादून से है, जहां डीएम सबिन के महत्वाकांक्षी नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के तहत 18 पात्र बालिकाओं को 6.17 लाख रुपए की धनराशि के चेक बांटे गए। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पात्र बालिकाओं का चयन कर शिक्षा ग्रहण करने में लगे ब्रेक को समाप्त कराकर शिक्षित बनने का अवसर उपलब्ध कराया जाता है। डीएम के मार्गदर्शन में चयनित सभी चयन समिति के सदस्यों सहित अन्य ग्राउंड स्टाफ बालिकाओं को शिक्षित बनाने के अभियान को उत्सुकता और उत्साहपूर्वक सफल बना रहे हैं। इस संबंध में डीएम सबिन का कहना है कि ये प्रोजेक्ट निरंतर जारी रहकर जरूरतमंद बालिकाओं की शिक्षा पुनर्जीवित करता रहे। किसी बच्चे खासकर बालिका को शिक्षा के जरिए सक्षम बनाकर परिवार को लाभान्वित किया जा सकता है। बताते चलें कि यह प्रोजेक्ट अब तक 19,24,000 की धनराशि 56 बालिकाओं की शिक्षा पुनर्जीवित में लगा चुकी है और उनके शिक्षा में लगाई जा चुकी है। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा भले ही जिला देहरादून का प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है, पर इसमें ऑनरेबल सीएम की संकल्प से, स्पिरिट से और उनकी प्रेरणा से ये प्रोजेक्ट आगे चल रहा है। इसमें उद्देश्य ये है कि हमारी बालिकाएं जो कोई फैमिली ट्रेजेडीज़ के चलते, इकोनॉमिक हार्डशिप्स के चलते ड्रॉप आउट हो गई, भले ही वो स्कूल में थी, ग्रेजुएशन में थी या अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, उनकी पढ़ाई को रिज्यूम करवाना इस प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव, इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य है। और उसके लिए जो हम फंड्स चैनलाइज करते हैं, चाहे हम अपने CSR अकाउंट से, राइफल क्लब से, या जो हमारी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको विधिवत उनको ट्वीक करके या मॉडिफाई करके एक दिशा में डायरेक्ट करना। बढ़ेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर। सीएम योगी के ताबड़तोड़ मंडलीय दौरे जारी हैं। कल बरेली दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम के दौरे को लेकर मंत्री JPS राठौर भी पहुंचे। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी कल होंगे शामिल। सुबह 10 बजे बरेली पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे मंडलीय समीक्षा। विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। अब रुक करेंगे अगली खबर का। औरैया से अगली खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को औरैया जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत शिविरों में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने 5,000 से अधिक प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व प्रमाण पत्र सौंपे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है और किसी भी प्रभावित परिवार को निराश नहीं होने दिया जाएगा। सीएम योगी ने जनहानि की घटनाओं पर गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने जानकारी दी है कि बचाव कार्यों में NDRF की 16 टीमें, SDRF की 18, PSC फ्लड यूनिट की 31 टीमें निरंतर कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि सामान्यतः यमुना नदी खतरे का निशान 113 मीटर होता है, लेकिन इस बार जलस्तर इससे 4.5 मीटर ऊपर चला गया है, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो गई। और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर PSC की फ्लड यूनिट को। और अगली खबर का रुख करेंगे कानपुर से। अगली खबर है, जहां देसी शराब ठेके में कैंटीन संचालक को मारी गई है चाकू। कस्टमर ने कैंटीन संचालक राहुल को चाकू मारकर लहूलुहान किया है। 5 रुपए के विवाद में चाकू मारने की बात सामने आई है। पब्लिक ने आरोपी कस्टमर को पकड़कर मौके से पब्लिक थाने ले गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी भी ली है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के नंदलाल देसी शराब ठेके का यह पूरा मामला है। तो पब्लिक ने आरोपी कस्टमर को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी भी ली।
कानपुर से अहम खबर, देसी शराब ठेके में कैंटीन संचालक को चाकू मारी गई है। कस्टमर ने कैंटीन संचालक राहुल को चाकू मारकर लहूलुहान किया है। आपको बता दें 5 रुपए के लेन देन के विवाद में चाकू मारने की बात सामने आई। क्यों, क्या हुआ था? भाई वीडियो तो बनाएंगे ही। हाँ। हाँ। किसके मार दिया? अगली खबर है अयोध्या से। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा है। खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा है सरयू का जल। बढ़ाई गई घाटों की सुरक्षा व्यवस्था। एसडीआरएफ, जल पुलिस, पीएसी तैनात की गई है। स्थानीय गोताखोर घाटों पर मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को भी अलर्ट पर रखा गया है। ज्यादा जरूरी ना हो तो नदी किनारे ना उतारे नाव, यह हिदायत भी दी गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर से अगली खबर, जहां 4 साल की मासूम से 16 साल के किशोर ने रेप किया है। पड़ोस में ही रहता था 16 वर्षीय किशोर। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। थाना जाखलौन क्षेत्र की घटना है। पुलिस जांच में जुटी है। तो पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 16 साल के किशोर ने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। थाना जखलौन क्षेत्र की यह घटना है। तो ललितपुर से अहम खबर, 4 साल की मासूम से 16 साल के किशोर ने रेप किया। पड़ोस में ही रहता था 16 वर्षीय किशोर। थाना जाखलौन में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ पड़ोस के रहने वाले नाबालिग लड़के के द्वारा गलत काम किया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जाखलौन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर का बुलंदशहर से। अगली खबर, जहां कलेक्शन एजेंट के साथ 7,50,000 रुपए की लूट की गई है। कलेक्शन एजेंट से 7,50,000 की लूट की घटना सामने आई है। अब्दुल कादिर से 7,50,000 की लूट की गई है। पीड़ित एजेंट से बाइक सवार बेखौफ 3 लुटेरों ने लूटपाट की है। कलेक्शन करके बाइक से लौट रहा था पीड़ित। सूचना के बाद एसएसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसएसपी ने घटना के खुलासे के लिए 3 टीमें गठित की हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुटी हुई है। पीड़ित कलेक्शन एजेंट घायल शिकारपुर सीएसपी में भर्ती कराया गया है। मेरठ बदायूं हाईवे पर सीओ ऑफिस के पास की यह वारदात। आज दिनांक 4 अगस्त को रात्रि लगभग 10:30 बजे थाना शिकारपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा शिकारपुर निवासी अब्दुल कादिर, जो कैश कलेक्शन का काम करते हैं, कैश कलेक्ट करके लौट रहे थे। उनके पीछे से बाइक सवार 3 युवकों के द्वारा बाइक में टक्कर मारकर गिरा दिया गया और उनका रुपयों का बैग छीनकर फरार हो गए हैं। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी शिकारपुर, क्षेत्राधिकारी शिकारपुर व अन्य अधिकारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। पीड़ित की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटनास्थल निरीक्षण व प्राथमिक जांच में कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अगली खबर है, जहां जनपद हमीरपुर में बाढ़ की विकराल होती स्थिति के बीच प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी संगठन और आम नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर अब बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटे हुए हैं। जहां एक और जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में पूरी तरह से सक्रिय है, वहीं कई समाजसेवी संगठन और ट्रस्ट भी प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। इसी क्रम में समी सेवा ट्रस्ट ने राहत कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए बाढ़ पीड़ितों को आवश्यक सामग्री वितरित की है। समी सेवा ट्रस्ट के स्वयंसेवकों ने
स्वयंसेवकों ने राहत शिविर तक पहुंचकर जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, पीने का पानी, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई। स्थानीय लोग भी पीछे नहीं हैं। आम जनमानस भी अपने स्तर से बाढ़ प्रभावितों की सहायता कर रहा है और सामाजिक एकजुटता का उदाहरण पेश कर रहा है। वितरण समी सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो हम लोग एक सामाजिक कार्य करते रहते हैं, उसी हिसाब से लंच पैकेट की हर जगह से व्यवस्था हो रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बेसिक नीड होती है जैसे साबुन हो गया, लोगों को रात में लाइट चली जाती है तो मोमबत्ती की आवश्यकता है, जो स्टोर करने वाली चीज़ें जैसे नमकीन बिस्कुट हो गया और जो सूखा खाद्य सामग्री होती है, मच्छर जैसे लगते हैं रात में तो उसके लिए अगरबत्ती वगैरह हो गई, तो इस चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम लोग तो सहयोग कर ही रहे हैं। समी सेवा ट्रस्ट के द्वारा जितना सहयोग हो सकता है, हमारे भाई बहनें जितनी भी हैं सारे लगे हुए हैं, तो आपस में सब लोग सद्भावना बनाए रखें, सहयोग की भावना बनाए रखें। प्रणाम। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर कानपुर से है, जहां नगर निगम मुख्यालय स्थित प्रमिला सभागार में हरियाली तीज का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने किया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जो निश्चित तौर से सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक विरासत सहेजने वाले ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। ये कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए नगर निगम महापौर प्रमिला पांडे सहित उनकी टीम के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने सावन माह का धार्मिक महत्व भी बताया। इस अवसर पर पूर्वांचल के पारंपरिक कजरी गीतों और झूले ने आयोजन की खूबसूरती बढ़ाते हुए समा बांधे रखा। देख लिए पिछले लगभग 24 घंटे से काफ़ी हैवी वाटरफॉल कानपुर में हो रहा है। इसके दृष्टिगत मेरे द्वारा स्वयं और सारे ऑफिसर्स के द्वारा फील्ड में जाकर निरीक्षण किया गया है। हमारे जितने भी ट्रेडिशनल वाटर लॉगिंग के हॉटस्पॉट्स हैं, सब में हमने क्यूआरटी टीम लगा दी है। हमारी दोनों गौशालाएं हैं, वहाँ पर हमने पूरे इंतज़ाम करा दिए हैं कि गौशालाओं में गोवंशों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जितनी मलिन बस्तियाँ हैं या लो लाइंग एरियाज़ हैं, वहाँ पर हमने पंप सेट लगा दिए हैं और सम्प वेल लगा दिए हैं, तो वहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसका जितने भी हमारे गली पिट हैं, सीवर पिट हैं, नाली हैं, नाले हैं, सब पर हमारी टीम्स एक्टिवेटेड हैं और कहीं पर भी जल भराव की शिकायत नहीं होने पाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से खबर है, जहां सिस्टम की बदहाल तस्वीर सामने आई है। पैदल अस्पताल जा रहे प्रसूता का रास्ते में प्रसव हुआ। नवजात के साथ पैदल नदी पार कर अस्पताल पहुंची जनजाति महिला। पुल और सड़क के अभाव में गांव तक नहीं पहुंच पाती है एम्बुलेंस। प्रसूता को 15 किलोमीटर बाइक पर बैठाकर ले जाया गया अस्पताल। बरसात में नाले में पुल के अभाव में लोगों को झेलनी पड़ती है मुसीबत। जच्चा बच्चा दोनों का सिविल अस्पताल रघुनाथ नगर में इलाज जारी है। वाड्रफ नगर विकासखंड के सोनहत गांव का एक पूरा मामला। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश भाजपा कार्यालय पर आज हर घर तिरंगा अभियान को लेकर प्रदेश भाजपा कमेटी की बैठक हुई, जिसमें संगठन के सारे वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के संयोजक नीलू शर्मा ने बताया कि मोर तिरंगा मोर अभिमान अभियान पूरे छत्तीसगढ़ और देश भर के विभिन्न राज्यों में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर तक जाकर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाना है। पहलगाम हमले के बाद देश के जवानों ने शौर्य और पराक्रम दिखाया है और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। देश की सेना के पराक्रम को नमन करते हुए शर्मा ने कहा कि मोर तिरंगा मोर अभियान कार्यक्रम संभाग स्तर पर एक बड़ी कार्यशाला के माध्यम से करेंगे। तिरंगा यात्रा और इस अभियान को हमने छत्तीसगढ़ में नाम दिया है मोर तिरंगा मोर अभिमान। अभी हमारी कार्यशाला की बैठक हुई है और इसमें हमने एक कार्य योजना तैयार की है और छत्तीसगढ़ के हर घर तिरंगा जो है वो लहराए। तिरंगा हमारे राष्ट्रीयता बलिदान का प्रतीक है, हमारी आन बान शान का प्रतीक है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर को जोड़ते हुए इस तिरंगा यात्रा हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस बार हमने ये रचना और कार्य योजना बनाई है कि रायपुर में एक बड़ा हम कार्यक्रम जो है इस अभियान के अंतर्गत करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में ट्रक ड्राइवर खुर्शीद अहमद के अपहरण और क्रूरतापूर्ण मारपीट मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। अब तक सिर्फ मारपीट की बात सामने आई है, लेकिन जांच में पता चला है कि आरोपियों ने ड्राइवर से
जान से मारने की धमकी देकर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। मामला बोधघाट थाना क्षेत्र का है। बस्तर एसपी सलभ कुमार सिन्हा, एएसपी माहेश्वर नाग और सीएसपी अमित देवागन के मार्गदर्शन में निरीक्षक लीलाधर राठौर की अगुवाई में विशेष टीम बनाई गई। पीड़ित की निशानदेही पर पुलिस ने अजनी फार्म हाउस का निरीक्षण किया, साक्ष्य जुटाए और उसे सील कर दिया। जांच में नीलम नाग और संजू उर्फ पिंटू की भूमिका उजागर हुई। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया। उन्होंने आयुष राजपूत और नितिन साहू के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। नितिन साहू गीदम नाका के पास कबाड़ी काम करता है तथा उसका दोस्त आयुष राजपूत दिनांक 25 जुलाई को पीड़ित खुर्शीद अहमद कौशाम्बी यूपी का रहने वाला है, जो कि लगभग 10 साल से नितिन साहू के घर में ड्राइवरी काम करता था। नितिन साहू ने उसे हैदराबाद जाने के नाम से सरगीपाल के एक अजनी फार्म हाउस में बुलाया तथा नितिन साहू और उसके दोस्तों ने पुराने पैसे के गबन को लेकर के पीड़ित खुर्शीद अहमद के घर फोन लगाया और उससे 1 लाख रुपए की मांग की। खुर्शीद अहमद से पूछताछ करने के पश्चात जब उसे कुछ नहीं मिला तब गुस्से में आकर नितिन साहू और उसके दोस्तों ने खुर्शीद अहमद के साथ में मारपीट की, जिससे उसे चोटें आई हैं। इस पूरे प्रकरण में बोधघाट थाना में अपराध क्रमांक 327/25 धारा 140(2), 309(6), 133 BNS तथा 25-27 आर्म्स एक्ट कायम किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेमेतरा जिले के ग्राम घिउरी में लगभग 35 वर्षों से एक नहर में गंदा और भरा हुआ पानी पड़ा हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को गंभीर सुरक्षा खतरा बना हुआ है। बारिश के मौसम में इस नहर के पास स्थित स्कूल के बच्चे बदबू और गंदगी से परेशान रहते हैं। कई बार बारिश के दौरान नहर में सर्फ भी जमा हो जाते हैं, जिसमें स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर की सफाई और पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। नहर लगभग 5 फीट गहरी है और इसमें गंदा पानी और कचरा भरा रहता है। इसके अलावा नहर के आसपास की जमीन पर भी कब्जा हो चुका है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। इस वक्त मैं ग्राम घिउरी में हूँ। ही कुछ लोग मुझे फोन किया है और मैं इस वक्त जमीनी स्तर पे पहुंचा हूँ। ये जो पुल है 35 साल से ये इसी तरह पुल है, जिसमें 5 फीट पानी गंदा पानी भराव है और यहाँ पे जो जिस तरह से देख सकते हैं कचरा का भी आलम भरा हुआ है। और जस्ट बाजू में एक स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पढ़ाई करते हैं और जिस तरह से अभी सावन है, पानी लगातार गिर रहे हैं, तो गिरने के वजह से यहाँ पे जो सांप सर्फ भी और गंदा पानी का भी जमावड़ा बना रहता है, जिसमें स्कूली बच्चों को भी बदबू का काफी सामना करना पड़ता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्रामीण हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। ये पुल कितने वर्ष से है, क्या परेशानी हो रही है, पूरा बात बताएं। मेरा नाम चित्रेंग सिंह पटेल है, मैं ग्राम घिउरी का रहने वाला हूँ। ये नहर लगभग 35 साल से बना हुआ है और ये पुल इसी तरह हर साल जमावड़ा हो जाता है, जिससे यहाँ पानी का भराव रहता है और बच्चे लोगों को यहाँ बदबू का सामना करना पड़ता है और इधर आने जाने वाले लोगों को भी बहुत बदबू का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर 35 साल हो गए, गांव वाले तो कोई शिकायत नहीं किया आगे कुछ? कई बार शिकायत किए हैं, लेकिन इसका कोई देखभाल नहीं। इसके बाद भी जनप्रतिनिधि कोई प्रकार की ध्यान नहीं दिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो देखें कि किस तरह से लगातार इनका भी आरोप है कि जनप्रतिनिधि द्वारा कई बार शिकायत भी कर चुके हैं और जिस हिसाब से इस गांव में जनपद जिला भी अभी सरकार जो है बीजेपी का है, उनके बाद पार्टी का रहने के बाद भी कुछ प्रकार के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पीछे में तस्वीर देख सकते हो आप कि किस तरह से यहाँ 5 फीट पानी भराव है और बाजू में जो है कितना गंदगी है और आजू बाजू में कई घर जो है कब्जा भी कर लिए गए हैं और जस्ट इनके बाजू में एक स्कूल भी है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और अभी लगातार सावन के उपलक्ष्य में पानी भी गिरा हुआ है और यहाँ पे जो सर्फ भी लगातार आ रहा है, जिसमें बच्चे लोग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कि लगातार जिस हिसाब से ग्रामीण आज यहाँ पे पहुंचे हैं और ग्रामीण द्वारा सुबह 5 बजे से यहाँ पे सफाई करने में लगे हुए हैं ताकि किसी बच्चे का बीमारी से ग्रसित
ना हो। लेकिन यहाँ जो स्कूल भी है, स्कूल के आजू बाजू में भी काफी पानी भराव है। अब क्या कि मध्य प्रदेश में एक बार बच्चों का भी घटना हो चुका है, छत गिरा हुआ था, लेकिन यहाँ भी ऐसा कुछ दुर्घटना ना हो। जी, दुर्गा प्रसाद सेन, के न्यूज, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। इस वक्त मैं ग्राम घिउरी में हूँ। सुबह से ही कुछ लोग। बढ़ेगा अगली खबर की और खबर दुर्ग से है, जहां आम जनता की समस्याओं को सुलझाने वाले अधिकारी अब खुद अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने मंगलवार को दुर्ग में संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। किंतु आपको बता दें, इस दौरान हिंदी भवन के सामने आयोजित इस प्रदर्शन में अधिकारी अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। प्रदेश भर के करीब 550 तहसीलदार और नायब तहसीलदार इस आंदोलन में शामिल हुए। उनकी मुख्य मांगों में तहसीलों में स्वीकृत सेटअप के अनुसार पदों की स्थापना, कंप्यूटर ऑपरेटर, चपरासी, राजस्व निरीक्षक, वाहन चालक और पटवारी जैसे पदों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुर्ग जिले में 15वें वित्त आयोग की राशि के बांटने को लेकर राजनीतिक विवाद गर्माता जा रहा है। दुर्ग जिला ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर पर विपक्षी दलों ने भेदभाव और धन का पक्षपात करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर आज जिला जनपद कार्यालय में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरने में शामिल उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी ने बताया कि पिछले कार्यकाल में मिले 72 लाख और इस बार मिलने वाली करीब 1,59,00,000 रुपए की राशि के बंटवारे को लेकर घमासान चल रहा है। भाजपा से निष्कासित सदस्य संतोषी कृष्णा देशमुख ने आरोप लगाया कि विधायक ललित चंद्राकर और अहिरवारा के विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा कुछ खास क्षेत्रों को ही लाभ पहुंचा रहे हैं। दूसरी ओर जिला जनपद के सीईओ रुपेश पांडे ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। विकास कार्यों में दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। विकास कार्यों में दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। होगा, देना होगा, देना होगा। हर किस गांव का अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। ग्रामीण की जनता का अधिकार देना होगा, देना होगा। विकास कार्यों में दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। विकास कार्यों में दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। होगा, देना होगा, देना होगा। हर किस गांव का अधिकार। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर धमतरी से, जहां जिला शिक्षा कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 अमन जाचक की बर्खास्तगी को लेकर विवाद काफी गहरा गया। आरोपी की तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी TR जगदले ने रिटायरमेंट से ठीक पहले पुस्तकें कबाड़ में बेचने के मामले में बिना पक्ष सुने अमन जाचक को बर्खास्त कर दिया। उन्हें 2015 में अपने पिता स्वर्गीय मदन मोहन जाचक के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, जिन्हें कलेक्टर ने गाइडलाइन के तहत नियुक्त किया है। वह परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। मराठा समाज व लिपिक संघ ने कार्रवाई को द्वेषपूर्ण बताया। विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी में था और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किताब बेचा गया है, उसमें मेरे को फंसा दिया गया है, मेरे को बर्खास्त किया गया है। हाँ, तो पुस्तक को कौन बेचे, क्या कैसा ये मामला? जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार बेचा है, बेचा गया है। अच्छा, कौन बेचे? वहाँ कर्मचारी बेचे? हाँ हाँ। कौन कर्मचारी बेचे? हम ही लोग बेचे। हाँ। अच्छा, निर्देश दिया गया था कि बेचने का? हाँ हाँ। किसके द्वारा निर्देश दिया गया? जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा। हाँ हाँ। कितने मात्रा में था पुस्तक? 10 टन था। यह बच्चा बहुत ही अकेला है, परिस्थिति जन्य है और ये मराठा समाज के साथ
बहुत ही बड़ा उस बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ है। यह समाज अपने आप में इतना ज्यादा उद्वेलित है उस बच्चे की परेशानी और उस बच्चे को बर्खास्त करने के कारण, और शहर के भी काफी गणमान्य नागरिक इस हरकत से सदमे में है। आज मराठा समाज समतरी द्वारा जो हमारे समाज का एक बेटा है अमन जातक, जो यहाँ पर अपने पिता के अनुकंपा नियुक्त हुआ था, वह तकरीबन 9 साल से कार्यरत है। वह बच्चा इतना सीधा साधा बच्चा है, वो अपने घर से 9 बजे निकलता है पैदल, उसको साइकिल चलाना तक नहीं आता, और रात को 9 बजे कार्यालय से वापस जाता है। उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह कार्यालय की पुस्तक को बेचा है करके यह आरोप लगाया जा रहा है। उसको पहले तो सस्पेंड किया गया, अब उसको बर्खास्त कर दिया गया है। यह मराठा समाज का बच्चा है, सीधा साधा बच्चा है, और मराठा समाज की किसी भी हमारे समाजजनों को अगर इस तरह से कार्रवाई करेगी शासनीय सरकार, कोई भी निगम के हो या शिक्षा अधिकारी हो या कोई भी हो, यह समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। शिक्षा विभाग से संबंधित एक कर्मचारी का बर्खास्तगी का आदेश हुआ है, जिस पर बहाल किए जाने हेतु तो निवेदन किया गया है, और जो तथ्य है उसको गौण दोष के आधार पर जांच की जाएगी और तत्पश्चात निराकरण किया जाएगा। धमतरी के तहसील कुकरेल के ग्राम माड़ मसली के किसानों ने राजस्व भूमि पर मालिकाना हक किसान कार्ड और ऋण पुस्तिका की मांग को लेकर प्रशासन को आवेदन सौंपा है। किसानों ने बताया कि उनकी खेती योग्य भूमि पहले सिंचाई विभाग के अधीन थी, जिसे 1990-91 के बाद राजस्व विभाग को हस्तांतरित किया गया। इसके बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अब भी शासकीय रूप से दर्ज है, जिससे वह सरकारी योजनाओं और धान खरीदी पंजीयन से वंचित हो रहे हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि भूमि का स्वामित्व दर्ज कर सभी कृषकों को किसान कार्ड और ऋण पुस्तिका जारी की जाए। माड़मसिली में सर्वे तो जरूर हुआ है, और सर्वे होने के बाद जो है लोगों को ऋण पुस्तिका भी प्रदान की गई है। जहां तक सॉफ्टवेयर की समस्या है, सॉफ्टवेयर तैयार नहीं होने के कारण जो है अपलोड नहीं हुआ है ना, जिसका निराकरण जो है अतिशीघ्र किया जाएगा। हमार मुख्य मांग ये है कि हमार जो जमीन है वो है राजस्व परिवर्तन कर दे गए है। 1 साल पहले बंदोबस्त हुई, सीमांकन हुई, ओकर बावजूद हम पट्टा नहीं मिल पा है। ओकर से हम परेशानी ये होते कि हमन हर अभी सोसाइटी से तो कर्जा निकाल रहे हैं, और प्राइवेट जगह से कर्जा निकाल खेती किसानी करत हन, लेकिन अभी एक सोसाइटी वाला मन के कहना ये है कि अगर तुम्हार मन के एग्री डिस्ट्रिक्ट में पोर्टल में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाई तो तुम्हार धान नहीं बेच पाई करके, तो अगर हमार धान नहीं बेच पाई तो हम कर्जा निकाले हैं कहीं प्राइवेट जगह से सोसाइटी से, तो हमार किसान परिवार पूरा रोड में आ जाबो। और ग्राम माड़मसिली के में डैम के नीचे जितना ज़मीन है वो सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता था पहले 1990 के पहले। अब 1990 के बाद में उसको राजस्व ग्राम द्वारा अब राजस्व घोषित हो गया। उसका अभी 2023-24 में बंदोबस्त भी हो गया, कंप्यूटरीकृत भी हो गया, भुइयां ऐप में भी आ गया, लेकिन अभी भी हमको मालिकाना हक नहीं मिला, उसका ऋण पुस्तिका प्राप्त नहीं हुआ है किसी को। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव को अन्यायपूर्ण कदम बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज ने कहा कि राज्य भाजपा सरकार द्वारा हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त कर आम जनता के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। बिजली की दरों में हुई बेतहाशा वृद्धि और हाफ बिजली बिल योजना को समाप्त किए जाने से आम जनता को बिजली बिल के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। वैज ने कहा कि साय सरकार ने मात्र 100 यूनिट के भीतर की खपत वाले का ही बिजली बिल हाफ करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के अधिसंख्यक उपभोक्ता बिजली बिल हाफ योजना से वंचित हो गए हैं। वर्तमान निर्देश के अनुसार 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर बिजली बिल पूरा लगेगा। इस सरकार आते साथ ही लगातार बिजली का झटका 440 वोल्ट का करंट पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को दे रही है। कहीं ना कहीं इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है और साफ साफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बढ़ी हुई बिजली दर को सरकार को वापस लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं सिर्फ मेहतारी बंधन के नाम से 1000 रुपए देकर पीछे दरवाजे से
चाहे बिजली बिल हो, चाहे अन्य संसाधनों को लूट कर छत्तीसगढ़ को ये सरकार सिर्फ लूटने का काम कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अगली खबर है, जहां जल विवाद निपटाने को केंद्र गंभीर है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री शामिल हुए। आपको बता दें, हरियाणा CM नायब सिंह सैनी व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे। पंजाब हरियाणा के बीच लगातार जल विवाद रहता है। सही अनुपातिक जल वितरण को लेकर जारी है मंथन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गोगा मेड़ी में 9 अगस्त से शुरू होने जा रहे ऐतिहासिक गोगा जी मेला एक बार फिर श्रद्धा और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बनेगा। भाद्रपद मास भर चलने वाले इस मेले में देश भर से करीब 25 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार भी मेले की तैयारियां पूरे उत्साह के साथ जारी हैं। सोमवार को ग्राम पंचायत सभागार में आयोजित पूर्व तैयारी बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव, भादरा विधायक संजीव बेनीवाला और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गोगा मेड़ी से है, जहां मेले की तैयारियों को लेकर नोहर पंचायत समिति के प्रधान सोहन ढिल ने जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर को मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं से अवगत कराया। 9 अगस्त से शुरू हो रहे भाद्रपद मास के इस एक माह लंबे मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में यात्री सुविधाओं को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। प्रधान सोहन ढिल ने गोगा जी मंदिर प्रांगण का निरीक्षण करते हुए मंदिर की क्षतिग्रस्त छत की समस्या का जिक्र किया और बताया कि बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है, जिसका स्थायी समाधान की जरूरत है। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए टेंट व्यवस्था, शौचालय, जल प्रबंधन, साफ सफाई जैसे बिंदुओं पर सुझाव दिए। की तैयारी को लेके प्रशासन चाक चौबंद होता है, मीटिंग होती रहती है। इस बार कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी सभी वो लोग हैं जिन्होंने पूरी इस गोगा मेड़ी मेले में काम नहीं किया। तो ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण थी। पूरे मेले का निरीक्षण किया गया और इस बार जो व्यवस्था विभाग के द्वारा जो बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। उससे यात्रियों को परेशानी कम होगी, श्रद्धालुओं को परेशानी कम होगी और अच्छी व्यवस्था चाक चौबंद की। हमारा ये प्रयास है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और सुधार कैसे किए जाए ताकि आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको समस्या नहीं हो। आपको बता दें, खबर गोगा मेड़ी से है, जहां भाद्रपद माह में आयोजित होने वाले एक माह लंबे गोगा जी के प्रसिद्ध गोगा मेड़ी मेले की शुरुआत 9 अगस्त से हो रही है, लेकिन मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की गंभीरता सवालों के घेरे में है। स्थानीय जागरूक लोगों का आरोप है कि मेला प्रशासन केवल कागजी बैठकें का नितिश्री कर रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस तैयारियां नहीं दिख रहे हैं। स्थिति इतनी चिंताजनक है कि मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने लगी हाई मास्क लाइट तक वर्षों से खराब पड़ी है। लाइटें गायब हैं तो कहीं बल्ब टूटे हैं, कुछ पोलों पर तो सिर्फ ढांचा ही बचा है, जबकि कई जगहों पर विद्युत तार भी नदारद है। पहले यही लाइटें गोगा जी मंदिर, जाट धर्मशाला, पुलिस चौकी और अन्य क्षेत्रों को रोशनी
दिया करते थे, लेकिन अब प्रशासन की अनदेखी के चलते अंधेरे में डूबी हुई हैं। स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने कई बार लाइटों को दुरुस्त करने की मांग की है, लेकिन विभागीय अफसरों की उदासीनता के कारण अभी भी हालात जस के तस हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी नारकोटिक्स सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गांव मलिकपुर खादर की रहने वाली महिला समीम को 254 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। ये महिला लंबे समय से यमुनानगर शहर और आसपास के गांव में हेरोइन की सप्लाई में सक्रिय थी। पुलिस के अनुसार समीम पर पहले से भी नशे के मामलों में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी। आपको बता दें कि एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर विशेष रणनीति के तहत कार्रवाई की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अंबाला से है, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पर तीखा पलटवार किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी से पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि अगर कोर्ट ने उनके बयान पर सवाल उठाया है तो उनके भारतीय होने पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी चीन और पाकिस्तान के मुद्दों पर भारत के खिलाफ बोलते हैं और यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान पर भी सवाल उठाते हैं। विज ने फारूक अब्दुल्ला पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनका शरीर भले ही कश्मीर में है, लेकिन आत्मा पाकिस्तान में रहती है। धारा 370 की समाप्ति को लेकर दुख जताने पर उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला को इसका जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि अब पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। राहुल गांधी के नौकरियों की कमी वाले बयान पर भी अनिल विज ने पलटवार किया। राहुल गांधी जी का कुछ बड़े पारिवारिक घरानों से घनिष्ठ संबंध और उनके कहने से ही ये दूसरे पारिवारिक घरानों का लगातार विरोध करते हैं। उनकी भाषा ही ये बोलते हैं। देश की इकोनॉमी ने इतनी तरक्की की है कि ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनका विजन देश को आगे बढ़ाने का, कारोबार बढ़ाने का, और जो उन्होंने जगह जगह पर लोगों को काम करने के लिए प्रेरित किया है, जो उन्होंने फार्मूला दिया है कि वोकल फॉर लोकल, उससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ी है। राहुल गांधी जी का कुछ बड़े पारिवारिक घरानों से रोहतक से, जहां डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर मिली है पैरोल। सुनारिया जेल से 40 दिन के पैरोल पर रक्षाबंधन से पहले बाहर आया राम रहीम। 5 अगस्त को पुलिस सुरक्षा के बीच सिरसा डेरे के लिए रवाना हुआ काफिला। यह 14वीं बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आया। जय गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को आज स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा 40 दिन की जो पैरोल दी गई है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं, जितनी बार भी पूज्य गुरु जी को पैरोल या फरलो दी जाती है स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, वो कानूनी दायरे के अंदर ही दी जाती है। उनकी बनती पैरोल ही उन्हें हमेशा दी जाती है, और उनकी बनती पैरोल ही आज 40 दिन की उन्हें दी गई है। इस 40 दिन के दौरान, इस 40 दिन की पैरोल के दौरान पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रहेंगे। फिलहाल तो इसके बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।